आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान रिलेशंस पे हम बात करेंगे कि 72 साल गुजर गए हैं और अभी तक जो है वो हमारे झगड़े ही जो है वो नहीं खत्म हो रहे, और मुख्तलिफ मौकों पे आपने देखा है कि एक दूसरे के ऊपर हम इल्जामात भी लगाते रहते हैं, और किसी हद तक कभी कभी हमने ये भी देखा है कई सालों में कि ताल्लुकात बेहतर भी हुए हैं, और यहाँ तक हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जो है उन्होंने भी यहाँ विजिट किया है, और यहाँ से यहाँ तक के हमारे जो फौजी डिक्टेटर जिन्हें कहा जाता है परवेज मुशर्रफ, वो भी इंडिया गए थे। लेकिन ज्यादा टाइम जो है वो टेंशन रहती है, लेकिन जो आम पब्लिक है चाहे वो इंडिया की हो या पाकिस्तान की हो, वो क्या चाहती है उसको हम ट्विटर पे भी देखते हैं, फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे बात होती रहती है, तो उनमें हमने इतनी नफरत नहीं देखी। यहाँ तक कि हम जो इंडियन मीडिया ज्वाइन करते हैं, जो हमारे साथ डिबेट पैनलिस्ट आते हैं, जो एंकर्स होते हैं, बड़े सख्त किस्म के सवालात करते हैं, लेकिन खासतौर पे मैंने कभी उनके लहजे में, उनकी आंखों में कभी नफरत नहीं देखी। हाँ, ये जरूर है कि हमारी बात एक दूसरे से मैच नहीं कर रही होती, हम बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहे होते हैं। तो इसी तरह की कुछ बातें, कुछ टॉपिक्स लेकर हम आज आए हैं, और हमने जी आज अपने शो में इनवाइट किया है। ऐसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सभी उनको जानते हैं, टीवी के हवाले से भी, आर्मी में भी रह चुके हैं, इंडियन आर्मी में भी सर्व किया है, और पाकिस्तान की तरफ से जब जो पैनलिस्ट जाते हैं तो उनसे भी वो बड़े सख्त किस्म के घुमा के सवाल करते, बाद में गलत भी करते, तो हमें बाद में पता लगता है कि हम तो वैसे ही फंस गए थे। तो जी बिल्कुल आप समझ गए, हमारे साथ हैं जी मेजर गौरव आर्या, हम उन्हें वेलकम करते हैं सर शो में। और उनके साथ हमें जी ज्वाइन किया है वैभव सिंह साहब ने, जो कि एनालिस्ट भी हैं, ब्लॉगर भी हैं, और सबसे बढ़कर बहुत अच्छे इंसान हैं। और जब ट्विटर पे उनके साथ भी मैं जान जान के जाके कुछ ना कुछ लिख के और वहां से भाग जाती हूँ, उसके बाद दोबारा नहीं देखती कि क्या कमेंट्स आ रहे, और फिर उनके फॉलोअर आके जो लिखना शुरू करते हैं तो वो कहीं खत्म नहीं होता। तो और हमें इसके अलावा जी ज्वाइन किया है पाकिस्तान से फखर यूसुफजई साहब ने। आप सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, टीवी एंकर भी हैं, और फखर का ताल्लुक केपीके से है, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया कहलाता है पाकिस्तान के लिहाज से भी, और इंटरनेशनली भी सबको पता है कि वहां से फाटा भी जुड़ा हुआ है, और अफगानिस्तान और इस तरह की हर बात जो है वो फखर उस पर काफी ग्रिप रखते हैं। तो वेलकम टू द शो फखर। और सबसे पहले मेजर गौरव आपकी तरफ चलूंगी। मुझे ये बताइए सर कि इस साल 2020 में सबसे ज्यादा जो है वो इंडिया की तरफ से हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमले हुए हैं, फायरिंग हुई है, इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं? और दोनों तरफ से इल्जाम आता है, पाकिस्तान कहता है कि जी इंडिया ने किया है, इंडिया कहता है पाकिस्तान ने किया। यहाँ तक होता है कि जो पिक्चर रिलीज की जाती है किसी विक्टिम की, जो कि जिन्हें गोली लगी हो या जख्मी हुए हो, वो तकरीबन एक ही होती है। मैंने कई बार नोटिस की कि एक ही पिक्चर इंडिया की तरफ से भी आई, इंडियन व्यूअर्स ने भी भेजी, और यहाँ से भी। तो आखिर आप लोग इस वक्त जब कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है और इतनी प्रॉब्लम्स है, तो ये इस तरह की बातें क्यों करें? यानी 919 हमले अभी तक कर चुका है इंडिया। जी, थैंक यू आरजू। मैं दो तीन बातें आपको बताता चलूं कि ज्यादातर लोग जो इसके ऊपर कमेंट करते हैं, चाहे इंडिया से करें चाहे पाकिस्तान से, उन्होंने कभी लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं देखी, उन्होंने सर्व नहीं करा। अगर दूर से देख भी लियो, और मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे करीब 1 साल से ज्यादा, 1.25 साल तक, फिर हमारी यूनिट मूव हो गई थी, तो मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे रह चुका हूँ जम्मू एंड कश्मीर में, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे सर्व कर चुका हूँ। मैं आपको बताता हूँ होता क्यों है। ये होता नहीं था पहले इतना ज्यादा, और इसमें एब एंड फ्लो होते हैं, इसको टेक्निकली समझने की जरूरत है। एक तो 4 किस्म के बॉर्डर्स हैं इंडिया में। अगर मुझे 2 मिनट का वक्त मिले तो मैं समझाता चलूं सबको। 4 किस्म के बॉर्डर्स हैं। एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो आपका आप लगा लीजिए पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और ऊपर जाके अपना पूरा वो एरिया जम्मू तक, पूरा जो एरिया है इस तरीके से वहां पे जाके खत्म हो जाता है। उसके बाद दूसरा बॉर्डर शुरू होता है इंडिया का, जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। जो चाइना के साथ है हमारा, उसको हम लोग एलएसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जहां पे ऑपरेशन मेघदूत चल रहा है, यानी सियाचिन ग्लेशियर पे जहां पे इंडियन आर्मी है, उसको हम कहते हैं एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। ये है 4 बॉर्डर इंडिया के। 750, माय मिस्टेक, माफ कीजिएगा, 750 किलोमीटर तक का लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल में जो पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट्स हैं, इधर पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट हैं, इधर इंडियन आर्मी की पोस्ट्स हैं। 1989 के बाद जब ये
आपका पहला अफगान जिहाद खत्म हुआ था, सोवियत फोर्सेस वापस चली गई थी, सोवियत यूनियन टूट गया था। तो आपको पता होगा ऑपरेशन टोपैक के तहत कश्मीर में जियाउल हक साहब ने आशीर्वाद दिया और यहाँ पे पहले इंसर्जेंसी शुरू हुई, फिर बाद में वो टेररिज्म हो गई। यहाँ पे क्या होता है पाकिस्तानी आर्मी में, मैंने देखा, मैं अभी फिलहाल भी गया था वहां पे, मैंने शूटिंग भी करी वहां पे। वहां से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है। इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि दो चीजें हैं। अब ये बात आपको शायद अच्छी ना लगे और फखर साहब को भी अच्छी ना लगे, लेकिन मैं आपको बता दूं टेक्निकली होता क्या है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन आर्मी की जवाबदेही ज्यादा है इंडिया में, और पाकिस्तानी आर्मी की पाकिस्तान में जवाबदेही कम है। वहां पे राज रहा है मिलिट्री का, और सब लोग जानते हैं कि आपके DGISPR कौन थे, आसिफ गफूर साहब। यहाँ पे अगर मैं आपको पूछ लूं ADGPI कौन हेड करता है, किसी पाकिस्तानी को नहीं पता होगा जब तक वो पाकिस्तानी आर्मी में ना हो कोई। यहाँ पे जनरल बिपिन रावत ने जब मीडिया में बोला तब तो इंडियंस को पता लगा कि हमारा कोई आर्मी चीफ है जिसका नाम जनरल बिपिन रावत है, वरना वो भी नहीं पता था इंडिया में। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि जो पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट्स हैं, राइट, बॉर्डर पे, दीज पोस्ट आर यूज्ड, इनको इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस एज स्टेजिंग एरियाज। इसीलिए इसे आप लोगों ने ड्यूरेंट लाइन में जिस तरीके से फेंसिंग करी है अभी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पाकिस्तान आर्मी ने फेंसिंग करी है ड्यूरेंट लाइन में कई जगह, इफ नॉट ऑल, इन सम प्लेसेस इट हैज डन फेंसिंग। सिमिलरली लाइन ऑफ कंट्रोल पे या इंटरनेशनल बॉर्डर पे हम लोगों ने फेंसिंग करी है अरबों रुपए खर्च करके, अरबों डॉलर खर्च करके, रुपए छोड़ दीजिए, अरबों डॉलर खर्च करके हमने लाइन ऑफ कंट्रोल में फेंसिंग करी है, क्योंकि पाकिस्तान से आते हैं। लेकिन हमने चाइना में कहीं फेंसिंग नहीं करी। आपने देखा होगा जो LAC है, LAC पे हमने फेंसिंग नहीं करी, क्योंकि चाइनीज आते हैं चले जाते हैं, हम जाते हैं चले जाते हैं, हमारे बीच में जो भी कशीदगी होती है, वो मुक्का लात मारी, वो बॉलीवुड स्टाइल की फाइटिंग हुई, लात वात घूसे मारे, गोली आज तक नहीं चली वहां पे 1967-68 के बाद। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप लोग इन्फिल्ट्रेशन कैसे होता है, इन्फिल्ट्रेटर्स को आपको कवरिंग फायर देना पड़ेगा, आपको हेड डाउन करना पड़ेगा ना एनिमी का, यानी हमारा हेड डाउन। अगर आप मेरा हेड डाउन कैसे करेंगे, आप आर्टिलरी से फायर करेंगे। अच्छा, फिर हम लोग CV बोलते हैं, काउंटर बम्बार्डमेंट। आपकी आर्टिलरी फायर करेगी, उसका पैरोबोला रीड करके फिर हमारी आर्टिलरी फायर करेगी। आप लोगों की आर्टिलरी की ज्यादातर गन पोजीशंस हैं, या तो इंटेंशनल है, या फिर गन पोजीशन वो होती है जहां पे आर्टिलरी की गन को रखा जाता है, पिट होता है प्रॉपर, उसको गन पोजीशन बोलते हैं, जहां से आपकी फायरिंग होती है। जब काउंटर बम्बार्डमेंट करते हैं, वो वहीं पे जाके बम गिरता है जहां से फायरिंग हुई थी। वो ज्यादातर आप लोगों का होता है पॉपुलेटेड एरियाज में, हमारे यहाँ पॉपुलेटेड एरियाज में होता नहीं है, इसलिए ये मारकाट बॉर्डर पे चल रही है। इट हैज एवरीथिंग टू डू विद इन्फिल्ट्रेशन अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। मैं माफी चाहता हूं, मैंने बहुत टाइम ले लिया एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, और मैं बिल्कुल। लेकिन सर, हमें तो यही कहा, देखा है हमने, और यही है कि इंडिया की तरफ से बगैर किसी, पाकिस्तान कुछ भी नहीं करता, तब भी वहां से जो है वो ऑटोमेटिक वेपन्स तक यूज हो रहे हैं। क्या कहेंगे फखर? अच्छा, मेजर साहब ने कुछ 2-3 बातें की, ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं उनसे एग्री भी और कुछ मैं डिसएग्री भी कर रहा होता हूँ। इन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल है, चाइना के साथ हमारा नहीं है, पाकिस्तान के साथ है, मतलब आने जाने की बात ये कर रहे थे। और दूसरी इन्होंने बात की कि हमारे जो फोर्सेस ने अपने जो गन्स वगैरह या चीजें लगाई हुई हैं, तो वो मतलब पॉपुलेटेड इलाके में। पहले तो ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत मतलब करीब में ये मतलब रह चुके हैं। मैं तो एज ए जर्नलिस्ट, चलो जो गया हूँ ये सर्व कर चुके हैं, ये बेहतर जानते होंगे, लेकिन इतने करीब तो पॉपुलेशन नहीं होती, ये तो इनको भी पता है और हमें भी पता है कि मतलब इतनी करीब पॉपुलेशन नहीं होती। दूसरी बात इन्होंने की कि वहां पे जहां से वो फायर करते हैं, तो जब ये जवाब देते हैं तो वहां पे फिर वो कहते हैं कि यार सिविलियन आबादी को इन्होंने टारगेट कर दिया इंडियन आर्मी ने। सेम यही क्वेश्चन ये लोग उठाते हैं कि यार हम लोग सिविलियंस को मारते हैं, और सेम यही क्वेश्चन जो इन्होंने कहा, ये मतलब पाकिस्तान आर्मी के जो सर्विंग लोग हैं उनसे जब मेरी बात हुई तो सेम एज इट इज जवाब उन्होंने मुझे दिया कि भाई इनके लोगों ने, इनके गन्स वगैरह भी ऐसे इलाकों में लगे होते हैं जहां पे सिविलियन की पॉपुलेशन रहती है, तो लाजमी सी बात है जब आप फायर करते हो तो फायर तो गोली तो किसी का लिहाज नहीं करती कि मैं सिविलियन हूं या आर्मी को सर्व कर रहा हूं, वो किसी को भी लग सकती है। तो ये पॉइंट इनका, अब ये पाकिस्तान आर्मी और हिंदुस्तान आर्मी, क्योंकि ये खुद कर चुके हैं, अभी नहीं है लेकिन ये सर्व कर चुके हैं, तो या ये झूठ बोलते हैं या फिर ये झूठ बोलते हैं, सिविलियंस को ये बेवकूफ बनाते हैं। तो ये दोनों साइडों से। एक चीज और छोटी सी मैं इसमें ऐड करता है, चलो लंबा नहीं करूंगा इसको। दूसरी चीज ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन जो हम आपने जिक्र किया कि 919 मतलब वायलेशन हुई है, अटैक्स तो हम उसको नहीं कहेंगे, वायलेशन हुई है LOC के ऊपर, तो उसके ऊपर इस वक्त फायदा उसका किसको जा रहा है, ये थोड़ी सी हमें एज ए जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं कि अगर पाकिस्तान को फायदा हो रहा है तो मैं कहता हूं बिल्कुल पाकिस्तान कर रहा होगा,
लेकिन अगर इस वक्त उसका फायदा हिंदुस्तान को जा रहा है तो फिर हिंदुस्तान कर सकता है। और ये दोनों हाइड एंड सीक वाली गेम दोनों तरफ से खेली जाती है। ये मतलब मेरे साहब की जब बारी आएगी वो इस पे बात करेंगे, और जरूरी नहीं कि वो मेरे से एग्री करे, बट ये पॉइंट है मेरा। जी वैभव सर, आप एग्री करते हैं इस बात पे? देखिए, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता कि ये दोनों तरफ से होता है, ये बिल्कुल एक तरफा होता है। उसका मैं रीजन बता दूं। एक तरफा इसलिए होता है बिकॉज इंडियन आर्मी को जरूरत नहीं है। आपकी आर्मी हेवीली पॉलिटिसाइज्ड आर्मी है, उसको बहुत सारी पॉलिटिकल माइलेज की जरूरत होती है उसको सोसाइटी में, बिकॉज वो बिजनेस भी करती है, एक बिजनेस एंटरप्राइज भी है पाकिस्तान आर्मी। तो उसको अपना नैरेटिव, अपनी जो होल्डिंग है, अपनी जो स्टैंडिंग है पाकिस्तान के अंदर, उसको मेंटेन करने के लिए कई बार इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है। और इंडियन आर्मी को इसकी कोई जरूरत नहीं है। इंडियन आर्मी कश्मीर में एक डिफेंसिव फोर्स है, ऑफेंसिव फोर्स नहीं है। अगर आप देखें उसकी जो डिप्लॉयमेंट भी हुई कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो वो भी उसका अगर आप बैकग्राउंड देखें तो आपको ये मिलेगा कि वहां पे इंडियन आर्मी डिफेंड करने गई थी 1948 में। इंडियन आर्मी वाज नॉट देयर टू कि वहां पे वो ऑफेंसिव लॉन्च करके, और वो पूरा, अगर वो ऑफेंसिव फोर्स होती तो आज गिलगित बल्तिस्तान और पीओके आपके पास नहीं होता। तो इंडियन आर्मी ने हमेशा इस चीज को, और इंडियन आर्मी की अकाउंटेबिलिटी है पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के सामने। किसी भी काम, कोई भी एक्टिविटी होती है उसकी जवाबदेही होती है, मीडिया स्क्रूटनी होती है। हमारे यहाँ आर्मी चीफ को लोग क्वेश्चन कर देते हैं और कई बार तो नाजेबा जबान भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये चीज आपको दिखाता है कि क्या डिफरेंस क्या है हमारी आर्मी में और आपकी आर्मी में एट लार्ज। लेकिन जहां तक कश्मीर की बात है, कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ भी कह चुके हैं कि हाँ, वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए थे। लेकिन इंडियन आर्मी इकलौती आर्मी है जिसने पनिशमेंट्स दी हैं, कोर्ट मार्शल्स हुए हैं लोगों के। आपकी फौज ने, आप मुझे दो ऑफिसर्स के नाम बता दीजिए पिछले 70-72 साल में जिनमें से एक का भी कोर्ट मार्शल इस बिना पे हुआ हो कि उसने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हो। एक भी नाम नहीं मिलेगा आपको। और आपकी फौज फाटा में भी इन्वॉल्व रही है, ज़रब-ए-अज़्ज़, बराह-ए-रास्त, बलूचिस्तान में 70 साल की इंसर्जेंसी। आपको क्या लगता है कि आर्मी आपकी 70-72 साल से 3-3 जगह कन्फ्रंटेशन में इन्वॉल्व है, वॉर्स में इन्वॉल्व है, और उसने एक भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं करी? एक भी ऑफिसर ऐसा नहीं है। मतलब ये तो कोई दीवाना ही मान सकता है, ये दीवाने का ख्वाब है, ये हकीकत तो नहीं हो सकती। तो आप जब बात करते हैं इंडियन आर्मी की, जब कंपैरिजन करते हैं, और जहां तक क्रॉस एलओसी जो फायरिंग की बात है, वो मेजर साहब ने बता दिया, मैं उसमें कुछ ऐड नहीं करना चाहता। बस एक चीज ये कहूंगा कि इंडियन आर्मी का एक रूल है कि भाई अगर आप हमला करेंगे, अगर आप वायलेशन करेंगे तो हम भी वायलेशन करेंगे। अब वहां वायलेशन किसने किया, कितनी शदीद तरीके से, क्या उसकी क्या इंटेंसिटी थी, ये चीज पे हम और आप सिर्फ स्पेकुलेशन कर सकते हैं। उसका कोई एग्जैक्ट आंसर ना मैं दे पाऊंगा ना आप दे सकते हैं। और जो देगा वो ठीक है, वो उसका अपना एक परसेप्शन हो सकता है, और उसका हकीकत से तो कोई लेना देना नहीं हो सकता। अगर क्या कोई थर्ड पार्टी चेक कर सकती है इस चीज को? मैं एक छोटी सी बात बस यहाँ पे कर लूं। यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर मौजूद हैं, मेरे ख्याल श्रीनगर में भी उनका ऑफिस है और यहाँ पाकिस्तान मुजफ्फराबाद में भी उनका ऑफिस है। उनको ये इख्तियार दिया जाए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के ऊपर मतलब यही इल्जाम लगाते रहे जिस तरह मेजर साहब ने बात की, और सब काउंटर करने के लिए। तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में ये बेस्ट एक ऑप्शन है कि अगर हम इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि यार ठीक है यार, पाकिस्तान आर्मी कोई मतलब, जिसे मैं कभी नहीं कहूंगा कि यार पाकिस्तान आर्मी कोई दूध की धुली हुई है, लेकिन उसके मुकाबले में हिंदुस्तान की आर्मी बहुत बड़ी है, मतलब काफी बड़ी है। मेरे ख्याल 4 या 5 गुना हमसे ज्यादा है ये लोग, इनके पास फोर्सेस की जो तादाद है। लेकिन उसके बाद ये आपने कहाँ पढ़ लिया? नहीं, एक सेकंड, लेकिन फदा साहब एक सेकंड, ये कहाँ आपने पढ़ लिया कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी से 4-5 गुनी बड़ी है? आपकी फौज 7.5 लाख की है, हमारी फौज 12 लाख की है, डबल भी नहीं है सर। और हमने लास्ट डिस्कशन में और लास्ट हमारे आपके आर्मी रखी हुई है, और हमारे लास्ट डिस्कशन में आपने इस बात को एडमिट किया था। बॉर्डर है जो अफगानिस्तान के साथ लगता है, 2-2.5 लाख आर्मी तो हमारी वहां पे लगी हुई है। 2-2.5 लाख के पास कश्मीर में 8-9 लाख की पॉपुलेशन, इतना बड़ा इलाका है, आप उसको 12 लाख आर्मी के साथ वो कर रहे होते हैं, ये पॉसिबल है? मतलब सर कश्मीर के अंदर ऊपर आया था कि हर 4 कश्मीरियों के ऊपर एक फोर्सेस का आदमी मौजूद है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो यहाँ इस्लामाबाद में
बैठा हूँ या फिर मतलब पेशावर में बैठा हूँ या लाहौर या कराची में बैठा हूँ, लेकिन ये वो रिपोर्ट कर रहे थे जो वहां पे मौजूद होते हैं, CNN ने किया, अल जजीरा ने किया, डब्ल्यू ने किया, उनकी बात है। जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा आरजू। पहले तो ये जो कहते हैं ना कि दो बातें, एक तो इन्होंने बोला कि कितनी बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने बात बोली कि 7 लाख फौज है, 8 लाख फौज है, तो ये हर 6 महीने में 1-1 लाख हमारे बंदे बढ़ाते रहते हैं। मैं आपको एक्चुअली ना क्या है कि मैं बताता हूँ, अल जजीरा इनको कुछ पता नहीं है, ये हवाबाजी करते हैं। मैं आपको सच बात बताता हूँ क्या है। पहले तो इन्होंने ये बोला कि इंडियन आर्मी भी पॉपुलेटेड एरियाज में अपने गन्स रखती है। मैं आपको बताता हूँ क्यों पॉसिबल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन आर्मी की टैक्टिक्स कुछ अलग है या बिल्कुल मुख्तलिफ है। बात यह है कि इंडिया में ये पॉसिबल है ही नहीं कि कोई जर्नल ऐसी बात करते हैं। आज तक हमारे 72 साल में हुआ नहीं, और आगे 720 साल तक ये हो नहीं सकता कि कोई जर्नल ये बोल दे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को कि नहीं मुझे ये करना है। इसमें मतलब अब मैं बोलना नहीं चाहता, यहां पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ये चीज कि हिंदुस्तान में ये समझ लीजिए कि आसमान गिर जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। यहां पे फौज करती नहीं है, वो तो जो नहीं करती वो नहीं करती। अच्छा, दूसरी चीज इन्होंने देखिए 12 ना ये कह रहे हैं कि 12 लाख की फौज है हमारी। दिस यू कैन चेक ऑन द इंटरनेट। हमारा एरिया मैं आपको बताता हूं, सिर्फ लैंड एरिया हमारा पाकिस्तान के साथ भी है, हमारा चाइना के साथ भी है, राइट। काफी पाकिस्तानियों को यह बात नहीं पता है, जो कश्मीर कश्मीर बोलते हैं उनको नहीं पता है कि जो कश्मीर वैली है ना, कश्मीर वैली ये 150 किलोमीटर बाय 45 किलोमीटर है। इतनी सी है कश्मीर वैली, इतनी सी बस। उसमें जगह नहीं है 10 लाख ट्रूप्स डालने की। मतलब आप वो कश्मीर बहुत छोटा है। आप ये ठीक है, वो हमारे दिमाग में कश्मीर को बहुत बड़ा कर दिया है कि 3rd वर्ल्ड वॉर हो जाएगा पाकिस्तान से, ये भी बात है। कश्मीर बहुत छोटा है। अगर आप गाड़ी चलाएंगे ना, आप कश्मीर जो वैली है प्योर, जिसको हम घाटी कहते हैं, वैली कहते हैं, वैली आप 1.5 घंटे में। अब मैं एयरपोर्ट पे उतरता हूं, मैं एयरपोर्ट से उतरता हूं, पता लगा बडगाम में एयरपोर्ट है, जिसको श्रीनगर का एयरपोर्ट कहते हैं, बडगाम है एक्चुअली। आप बडगाम से जाएंगे 5 मिनट के अंदर श्रीनगर, 20 मिनट के अंदर आप साउथ कश्मीर, 40 मिनट के अंदर अनंतनाग, थोड़ा ज्यादा करके जी कश्मीर घाटी पीछे छूट गई। इतना सा है कश्मीर, पहली चीज। दूसरी चीज ना कि 12 लाख की फौज में जो कहते हैं ना कि 1 मिलियन सोल्जर्स हैं, इसका मतलब कि हमारा बांग्लादेश बॉर्डर पे कोई भी नहीं है, नेपाल बॉर्डर पे कोई भी नहीं है, चाइना बॉर्डर पे, चाइना जिसके साथ हमारी इतनी कशीदगी चलती है, चाइना बॉर्डर पे कोई नहीं है, हमारा राजस्थान बॉर्डर जो पाकिस्तान, उसमें कोई नहीं है, जम्मू में कोई नहीं है, हमारा गुजरात में कोई नहीं है। सारे के सारे इंडियन, छुट्टी भी जाएगा आदमी, आर्मी वाला कोर्सेज के लिए भी जाएगा, बीमार भी होगा, रिटायर भी होगा। हमने अपनी सारी फौज जो है हमने कश्मीर में डाल दी, बाकी सब अपने खाली छोड़ दिया। आप थोड़ा सा अगर इसको लॉजिकली सोचे ना, तो आपको लगेगा कि ये सब चीजें, ये जिसको हम लोग कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा फौज है वहां पे। अब क्यों है फौज, मैं आपको बताता हूं। ये जो पूरी सिस्टम है, क्या वहां पे ज्यादा फौज है? यकीनन वहां पे ज्यादा फौज है। अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट अभी यूनियन टेरिटरी हो गया है। अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में 3 एरियाज थे, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। ठीक है जी। लद्दाख का ज्यादातर एरिया, पूरा नहीं, लद्दाख का ज्यादातर एरिया आता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से मिला हुआ, जिसके पार चाइनीज हैं, जहां पे कोई फेंस नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 आरजू, अगर आप देखेंगे कि जो हमारा जम्मू के साथ है, राइट, वहां पे टेररिज्म पिछले 15-20 साल से बहुत कम रही है। वहां पे टेररिज्म रही नहीं ज्यादा। अब वहां पे भी मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, गुजर हैं, बकरवाल हैं, पर वो बाद में जब आप माइंडसेट समझेंगे कश्मीर में कैसी कॉन्वर्सेशन, तब आपको वो प्रोग्राम लंबा हो जाएगा फिर आपका। तीसरी चीज ये है कि वहां पे 3 किस्म के कोर हैं जो ऑपरेट करते हैं। आपका 14 कोर है लेह में, जो कि पूरा लद्दाख का एरिया देखता है। ये मैं कोई सीक्रेट बात नहीं बता रहा, इंटरनेट पे है। 15 कोर है जो पूरी श्रीनगर की कश्मीर की घाटी देखता है। और 16 कोर है, 16 कोर है, विच इज इन चार्ज ऑफ दिस साउथ ऑफ पीर पंजाल हम लोग बोलते हैं, जो कि जम्मू का एरिया है, राइट। तो आपके पास 3 कोर हैं, आप लोग 10 लाख। ये कौन सा कोर है जिसके अंदर एक कोर के अंदर 3.5 लाख बंदे हैं? ये मतलब, ये मैंने पूछा भी था। आई एम सॉरी, एक और चीज बताता हूं आपको। मैं ऑक्सफोर्ड गया ना, मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्विटेशन आया, तो वहां पे पाकिस्तानी बच्चे बैठे थे। तो वहां पे एक लड़की थी, शी वाज अ यंग किड ओनली। तो वो पूछने लगी कि, कह रही है कि नहीं, मैं आपसे मेजर साहब एक सवाल पूछना चाहती हूँ।
तो मैंने उससे पूछा कि मैंने बोला बेटा आपके फादर क्या, तो उसके फादर कोई सीनियर ऑफिसर थे पाकिस्तानी आर्मी के। तो कोई जनरल वनरल होंगे, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कोई जनरल होंगे, सीनियर होंगे। इंडियन आर्मी के जनरल्स के पास तो इतना पैसा नहीं है कि बच्चों को ऑक्सफोर्ड भेजें। बेचारे गुड़गांव में 3 बेडरूम के फ्लैट में रह रहे होते हैं या नोएडा में रह रहे होते हैं, पैसे ही नहीं है बेचारे के पास, पेंशन पे रहते हैं अपने। बट तो उनसे मैंने पूछा, शी सेड कि 1 मिलियन सोल्जर्स हैं। तो मैंने बोला आपको कैसे पता? शी सेड ये तो सबको पता है। मैंने बोला सबको क्या पता? आपके चाचू को पता है, आपके मामू को पता है, किसको पता है? प्लीज टेल मी, हाउ डू यू, ये फिगर जो आप लोग कहते हैं ना 7-8 9-10 लाख 1 मिलियन, ये कहां से आया? क्योंकि अल जजीरा ने बोल दिया। अल जजीरा, फिर आप ये लोग भी कहते हैं कि आप लोग इंटरनेशनल मीडिया को कश्मीर में अलाउ नहीं करते। ये भी एक इल्जाम हमारे ऊपर है ना कि इंटरनेशनल मीडिया को, वॉशिंगटन पोस्ट को आप अलाउ नहीं करते। हम उनको अलाउ भी नहीं करते, वो हमारे ट्रूप्स गिन भी लेते हैं। अब ये तो मुझे समझ में नहीं आ रही बात की कहां से होता है। अगर मेरे ख्याल अगर इस तरह को, तो आप उन पर सू क्यों नहीं कर देते? उनके ऊपर आप केस कर देंगे जी गलत आप लोग फिगर्स दे रहे हैं, जो मीडिया भी करते हैं। नहीं, मैं बताता हूं आरजू जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़ा मुल्क है, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन की क्या वॉशिंगटन पोस्ट? मैं तो कह रहा हूं, मैं छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहता। मैं ये किसी दिन अंबानी खरीद लेंगे इनको। ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेजर साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत दफा आप खुद भी ट्विटर पे इस तरह की न्यूज लगाते हैं पाकिस्तान के बारे में जो बिल्कुल ठीक नहीं होती, बिल्कुल गलत न्यूज होती है। मैंने कई बार मेंशन भी किया है कि आप उसको डबल चेक कर लिया करें। ठीक है, आपका काम है कि आप हमारे पीछे लगे रहे, हमें भी अच्छा है, हम भी आपके पीछे लगे रहते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है, लेकिन आप उसको एक दफा डबल चेक कर लें, किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से पूछ लें, किसी से पूछ लें। आप बार दफा आपको वो ट्वीट अपनी हटानी भी पड़ जाती है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप बाज नहीं आते, आप 2 दिन के बाद फिर कोई शोषण छोड़ देते। मैं सुबह देखती हूँ आज मेरे सामने क्या किया है, तो वो जो है ना डबल चेक करें। मैं आरजू जी आपको एक चीज बोलता हूँ, पाकिस्तानी भी देख रहे हैं ना, मैं सारे पाकिस्तानी भाई बहन जो मेरे देख रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ एक चीज। आप मेरे ट्विटर टाइमलाइन पे जाइए और आप मुझसे ये कहते हैं ना कि आप जहर उगल रहे हैं, तो मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं जहर उगलता हूं। आप 5 अगस्त के पहले देखिए और 5 अगस्त 2019 के बाद का देखिए, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। उसके पीछे रीजन है, कारण है। मैं आर्मी वाला हूं, इसलिए एक मेरी राय है, क्योंकि मैंने जमीनी चीजें देखी हैं। एक मेरा माइंडसेट है, एक मेरी राय है, मैं पढ़ता हूं। ये आपके आसिफ गफूर साहब ने शुरू करा, ये जो वैभव का चैनल है ना, डिफेंसिव ऑफेंस, या वैभव को जो रॉ एजेंट कहते हैं, वैभव कभी बनारस से नोएडा नहीं आता। हम लोग कभी ये सब काम नहीं करते अगर आसिफ गफूर साहब बैठे बैठे छेड़ते नहीं। हम लोग चुपचाप बैठे थे। मैं तो काम करता हूं मीडिया नेटवर्क के लिए, मैं तो अपनी किताब लिख रहा हूं, मेरा 10 काम है, वैभव के काम है। हमारी सरकार ने, मैं आपको फ्रैंकली बोलता हूं, हमारी सरकार ने जवाब नहीं दिया। हमारे यहाँ ISPR जैसा कुछ है ही नहीं इंडिया में। आर्मी का अलग है, नेवी का अलग है, एयरफोर्स का अलग है। आप एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं ना, मेरे दोस्त, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप DG ISPR के ट्वीट्स देखिए, 100 ट्वीट्स आप DG ISPR के देखिए, और जो इंडियन आर्मी का हैंडल है ADGPI, आप उसके 100 ट्वीट देख लीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा कौन क्या कर रहा है। हम फ्रस्ट्रेट हो गए कि हमारी सरकार जवाब नहीं दे रही, तो हमने वैभव को कॉल करा, मैंने बोला भाई ये करना है, ही सेड डन, तो हम लोग शुरू हो गए। लेकिन सर खबर सही तो दिया करें ना, आप तो फेक न्यूज दे रहे होते हैं। प्रॉब्लम ये है, फॉर एग्जांपल कि आप गलत बोल, आप सही बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल सर, एक बार नहीं बहुत बार आप पाकिस्तान बहुत बार में आप एक एग्जांपल दीजिए आरजू जी, एक एग्जांपल तो दीजिए ना, हमें भी पता लगे। एक कोई बात बताइए कि आपने वो ट्वीट करा था जिसमें खबर गलत पाई गई, आप बताइए। कभी आप माइनॉरिटी के हवाले से बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि जी वो सिख जो लड़का था, उसको आपने कहा जी पाकिस्तान वो मुसलमानों ने मार दिया, ये करके बाद में पता लगा कि जी उसकी फियांसी ने, उसका कुछ फैमिली प्रॉब्लम था जिसकी वजह से फैमिली के अंदर ही कोई इस तरह की बात हुई। कौन सी बात है ये? आप लोग बहुत दफा फखर आपने भी देखी है। मैंने मुझे तो कोई याद नहीं है, ये कौन से सिख का ट्वीट है ये? सर क्या बात कर रहे हैं? ऐसी एक बात बता रही, लेकिन कई बार आपको मैंने आपके ट्विटर पे खुद लिखा है, मैंने कहा सर इसको डबल चेक कर लिया करें प्लीज। आप बताएं ना, मैंने कौन सी गलत, आप एक बात तो बताएं। आपने बोला सिख लड़के को, मुझे नहीं समझ में आया कौन सा ट्वीट है। मीडिया से रिलेटेड एक हमारा मीडिया पर्सन था जो कि पिशावर से सिख था, उसका मर्डर हुआ था। अगर आपको आवाज आ रही है,
मुझे आप ये जो बहुत स्लो, मेरा स्पीकर ऑफ है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है जी बिल्कुल, आप बिल्कुल क्लियर हैं एकदम। जो आपका लिखा हुआ है, आई डोंट नो दैट कि क्या वजह है। मैं इनको बता देता हूँ, हरमीत हमारे बहुत अच्छे भाई हैं हमारे साथ यहाँ इस्लामाबाद में, वो जर्नलिस्ट है, उनके भाई थे छोटे, और मेरे ख्याल इंडिया के 6 चैनल्स ने उसके ऊपर प्राइम टाइम में शोज भी किए थे। उनका मर्डर हुआ था बेसिकली मर्दान में, और उनकी डेड बॉडी मिली थी पेशावर के आउटस्कर्ट में किसी जमाने में 2007-8 में। वहां पे एक तालिबान का एक हुआ करता था, मतलब एक छोटा सा इलाका है, वहां पे उनकी डेड बॉडी मिली थी। जब मैंने उसको कवर करना किया, क्योंकि हमारा बैरो वहां पे मौजूद है पेशावर में और आना जाना भी है, तो मैंने जब पता किया वहां से, तो मैंने उन लोगों से भी पूछा, मैंने यहाँ तक पूछा, मैंने कहा टारगेट किलिंग है या कोई पर्सनल, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो बलदेव सिंह साहब आप लोगों के पास आए हुए, उन्होंने भी यहाँ पे कुमार साहब को मारा था, जो हमारे MP थे बुनेर के। तो वो इस तरह की इनकी आपस में दुश्मनियां, क्योंकि पश्तून है बेसिकली, है बिलोंग से कम्युनिटी से करते हैं, लेकिन है तो पश्तून, तो दुश्मनियां उनकी होती है। तो मैंने उनसे पूछा, अपने रिपोर्टर से मैंने पूछा, फिर मैंने और जगहों से चेक किया कि क्या हुआ था, लेकिन आफ्टर 3 डेज सारा कुछ जब रिकॉर्ड वगैरह निकल आया, तो मतलब वो फिर हरमीत ने भी उसको माना, और वो सारी चीजें जब वो कहा गया, जब उसकी जो फियांसी थी वो पकड़ी गई, वो शादी के लिए पाकिस्तान आया हुआ था, तो उसने खुद कह दिया था कि यार मैंने अपनी एक फ्रेंड के थ्रू इस बंदे को बुलाया था और यहाँ हमने इसका मतलब मर्डर किया मर्दान के एक इलाके में, और उसके बाद इसकी डेड बॉडी हमने वहां पे फेंक दी। और यकीन करें, मैं ये कहता हूं कि अगर हमारा पाकिस्तानी मीडिया भी किसी गलत चीज के ऊपर शो करता है, और मैं कहता हूं कि यार ये फला दिल्ली में ये हुआ था, या मुंबई में ये हुआ था, या किसी और इलाके में, या इवन जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पे ये हुआ था, अगर वो गलत है, तो मेरे ख्याल में उसके बाद उस खबर पे भी बात करनी हमें चाहिए, हम सबको, आपको भी और मुझे भी, और तो हम सब बात करनी चाहिए कि हाँ यार ऐसा हुआ था, फिर उसका फॉलो अप भी करना चाहिए, ना कि उस वक्त किया क्योंकि वहां पे माइनॉरिटीज की एक चीज आ रही थी, तो वहां उठा लिया, हमने खत्म कर दिया। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी आप दोनों से, आप लोग की आवाज बहुत स्लो आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही, बस इसको पता नहीं, अभी तो ठीक थी। अच्छा, मैं एक चीज और मेजर साहब आपसे और वैभव साहब आप दोनों से मैं ये पूछना चाहूंगी कि बलूचिस्तान के पीछे आप लोग पड़े रहते हैं, बलूचिस्तान के आप लोग वीडियोस बनाते रहते हैं, बलूचिस्तान के बारे में बात करते रहते हैं, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें तो आपको बहुत बुरा लगता है, आप कहते हैं नहीं कश्मीर की बात ही ना करो, लेकिन आप लोग किस राइट के साथ बलूचिस्तान के बारे में बात करते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि जी काट के अलग कर देना चाहिए, क्यों इस तरह की बात होती है आपके यहाँ? मैं वैभव आप जवाब दे रहे हैं, मैं बोल लूं, आप क्या कैसे करेंगे? आप जैसा आप सही समझा, आप दे लें। जी देखिए, ऐसा है कि मैं तो फौज का हूं, और पाकिस्तानी माने न माने, मैं तो कहना चाहता हूँ वैभव है ही रॉ का एजेंट, ठीक है? तो हम लोग नहीं, मैं तो, मुझे तो कहते हैं मेजर रॉ का है, तो मैं मिलूंगा अगर किसी रॉ वाले से, मैं बोलूंगा यार तुम लोग पैसे वैसे देते नहीं, फालतू मुझे एजेंट बना दिया। और अच्छा एनीवे, बहरहाल देखिए ना, ऐसा है कि जहां तक बलूचिस्तान की बात है ना, 2-3 चीजें हैं। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ ना, कि ये पाकिस्तान ने एक अपने लोगों से, मेरी बात माइंड मत करिएगा, अपने लोगों से झूठ सा बोल रखा है क्या, कि हम लोग कश्मीर इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि UN रेजोल्यूशंस ये कहती हैं कि कश्मीर डिस्प्यूटेड है, राइट? एक ये आर्ग्यूमेंट भी है कि UN रेजोल्यूशन ने बोल दिया तो UN, तो मैं UN रेजोल्यूशन के अंडर UN से पास हुआ इजराइल बना था, आप लोग इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते ना, तो ऐसा नहीं है कि, और हाफिज सईद तो यूनाइटेड नेशंस का टेररिस्ट है, डिक्लेयर करा हुआ हाफिज सईद, लश्कर तैयबा वाला, फला इंसानियत फाउंडेशन का, वो भी पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान का ये है कि कुछ चीजें आपको जो यूनाइटेड नेशंस की अच्छी लगती हैं आप वो ले लेते हैं, कुछ चीजें आपको बुरी लगती है चले जाए। दूसरी बात बलोचिस्तान की है, हमें ऐसा लगता है कि जो बलोच फ्रीडम स्ट्रगल है, ये सिर्फ हम लोग इसको ये नहीं देखते एज अ काउंटर वेट टू कश्मीर, कि हम लोग ना ये हमें कश्मीर में परेशान कर रहे हैं तो हम इनको बलोचिस्तान, ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनको वहां पे, दिस इज नॉट द पॉइंट, ये पॉइंट नहीं है। ये वैभव का हो सकता है, मेरा पॉइंट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इसमें बेसिकली क्या है कि वी ट्रूली बिलीव, दिल की बात बोल रहा हूँ ना मैं, हम लोग वी आर टॉकिंग इन अ वेरी फ्रेंडली एटमोस्फियर, मैडम मैं दिल की बात बोल रहा हूँ। आई बिलीव बलोचिस्तान शुड बी फ्री। बलोचिस्तान में प्रोग्रेस नहीं हुई, खैर प्रोग्रेस तो छोड़ दीजिए, आपके पूरे, आप जिसको आजाद कश्मीर बोलते हैं ना, हम जिसको पीओके बोलते हैं, आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, आजाद कश्मीर में एक एयरपोर्ट नहीं दे सके आप लोग, वो लोग बेचारे इस्लामाबाद या कहीं और जाके हवाई जहाज पकड़ते हैं, वहां पे एयरपोर्ट ही नहीं है। अब आप देखिए,
नहीं मैम, वो वहां पे मैम फ्लड के बाद वहां से फ्लाइट नहीं टेक ऑफ करी। ऐसा क्या एयरपोर्ट है जहां से जहाज ना उड़े? कोई फायदा नहीं ना ऐसे एयरपोर्ट का। वो तो गवादर जैसा पोर्ट हो गया जहां पे कोई जाके शिप नहीं रुकता, बस पोर्ट बना दिया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, वहां पे हुआ कुछ नहीं। तो ये ऐसे एयरपोर्ट और ऐसे पोर्ट्स की हमें जरूरत नहीं है, वहां पे एक्टिविटी होनी चाहिए, वो एक्टिविटी नहीं है वहां पे। तो बलोचिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, ये मैं नहीं कह रहा। हमारे साथ कई बलोच भाई खड़े हैं जो कि बलोचिस्तान के अंदर हैं, हम लोग उनके कांटेक्ट में हैं, हम उनका चेहरा ढक के और आपको पूरा एनवायरनमेंट दिखा के, वरना लोग बोल सकते हैं ना साहब आपने दिल्ली में किसी बलोच को बैठा दिया, दिल्ली में भी तो है ना बलोच कई सारे। हम नहीं, हम आपको प्रॉपर दिखाएंगे कि आपको दिख जाएगा बलोचिस्तान की पहाड़ियां, आपको ये यकीन हो जाए, विश्वास हो जाए कि ये बलोचिस्तान है। वो बंदा मुंह ढक के, क्योंकि कल उसको एजेंसी उठा के ले जाएंगी, वो लोग बड़े परेशान हैं। और मैं ये चाहता हूं, मैं तो ये तक कह रहा हूं, मैं अपनी गवर्नमेंट से पहले भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रखा हूं, आपके थ्रू फिर ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, बलोचिस्तान का एम्बेसी इन एग्जाइल बनना चाहिए नई दिल्ली में। हमने तिब्बत को भी दिया, आपको पता है तिब्बत का भी है, चाइना से पंगा लेके, इतना बड़ा मुल्क है, हमने यहाँ पे भी एम्बेसी इन एग्जाइल खोल रखा है। उनकी पूरी गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, तो माफ करिएगा एम्बेसी इन एग्जाइल मेरे मुंह से निकल गया। गवर्नमेंट इन एग्जाइल यहाँ पे बननी चाहिए, जिसके 4-5 शहर में इनके होने चाहिए एम्बेसीज बलोचिस्तान के। बलोचिस्तान शुड बी अ फ्री कंट्री। आप लोग कोशिश करें, आप लोग गिन लेते हैं ना, नागालैंड, मणिपुर, तमिलनाडु, ये पाकिस्तान से बड़ी अच्छी लिस्ट आती है। और मुझे आज तक ये नहीं पता लगा कि अच्छा एक आखिरी बात मैं बता दूं, फिर मैं वैभव कैन आंसर। नागालैंड का जो मसला है ना मैडम, ये अक्सर पाकिस्तान चाहता है नागालैंड, नागालैंड डज नॉट वांट टू सेसीड फ्रॉम इंडिया। नागालैंड का मसला है नागालिम। नागालिम का ये मतलब है LIM, नागालिम। नागालिम का ये मतलब है कि जो, जैसे मणिपुर हमारा एक और स्टेट है, मणिपुर के कुछ एरियाज हैं विच आर नागा मेजोरिटी, राइट? जैसे बलूचिस्तान के कुछ एरियाज हैं दैट आर पश्तून मेजोरिटी, राइट? उसी तरीके से नागालैंड, मणिपुर के कुछ एरियाज हैं विच आर नागा मेजोरिटी। सिमिलरली बर्मा के कुछ एरियाज हैं दैट आर नागा मेजोरिटी, छोटे छोटे पॉकेट्स हैं। नागालिम ये चाहता है, नागालिम का ये मतलब है कि हम चाहते हैं वो एरिया नागालैंड स्टेट में मिल जाए, वो दूसरे स्टेट में ना रहे, हमारे स्टेट में मिल जाए। पर हर एक प्रॉब्लम को ना ये दिखा के कि नागालैंड भी अलग मुल्क बनना चाहता है और हिंदुस्तान के 24 टुकड़े, तो ये जो पॉसिबल नहीं है। पर फिर भी देखिए, खुशी, मैं आपकी खुशी क्यों छीनूं? आप चाहते हैं ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मैं आपके चेहरे की मुस्कुराहट क्यों छीनूं? आप जरूर कोशिश करें। वैभव आप प्लीज कुछ बोलिए। जी वैभव से देखिए, आप कह रहे थे कि आप लोग को बड़ी तकलीफ होती है कि जब हम कश्मीर में बात करते हैं। ये आपसे किसने कहा कि हमें तकलीफ होती है जब आप कश्मीर में बात करते हैं? आप कश्मीर में बात करें, दिन रात करें, 24 घंटे करें, आपका वजीर आजम सुबह शाम कश्मीर पे ही तो बात करता है। और करता क्या है वो? और तो काम तो वो करता नहीं कोई। तो और दूसरी चीज ये है कि जहां तक बात रही बलोचिस्तान की, तो बलोचिस्तान का हमारा रिलेशन कोई आज का थोड़ी है, 5000 साल पुराना रिलेशन है हमारा बलोचों से। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में आइए, यहाँ पे यूपी के इंटीरियर वेस्ट यूपी में जाइए, आपको यहाँ पे बलोच आबादी जो है भरी पड़ी है, गांव के गांव बसे हुए हैं बलोचों के। तो हमारा कोई बलोचों से रिश्ता जो है वो पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान 70 साल पुरानी एंटिटी है, एक आर्टिफिशियल स्टेट है, एक कॉन्कॉक्टेड थ्योरी है जिसके ऊपर आपने एक स्टेट बना दिया कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स कांट लिव टुगेदर। सो हमारा जो इस्लामिक सुप्रीमेसी है उसको मेंटेन करने के लिए हमें स्टेट चाहिए। वो तो अगर आपकी जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान है, तो वो इतना ही अगर फुल प्रूफ होता तो फिर बांग्लादेश थोड़ी बन जाता। आपके यहाँ पे बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी 72 साल थोड़ी चल रही होती, आपके यहाँ पे सिंध नेशनलिज्म थोड़ी होता आपके। और ये जहां तक बात है मिस ट्रीटमेंट की, बलोचों की, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, ये मैं थोड़ी कर रहा हूँ। मुशर्रफ की स्पीचेस उठा के देख ले, मुशर्रफ ने ऐसा मुक्ता बांध के बोला कि मैंने कैसा मारा, वो स्पीच आपने देखी होगी, आप जर्नलिस्ट है। आप मुशर्रफ की ये भी स्टेटमेंट उठा के देख ले, उसने जो है कि कामरान शाहिद को इंटरव्यू दिया था आज से करीब तकरीबन 3-4 साल पहले, 5 साल पहले। कामरान शाहिद उसने खुद बोला कि हमने बंगालियों को मिसट्रीट किया, हम आज हमारे यहाँ हम बलोचों को मिसट्रीट कर रहे हैं, हम सिंधियों को मिसट्रीट कर रहे हैं, और बड़ा उनको पता नहीं क्या क्या किसको मिसट्रीट कर रहे हैं। और उसने ये बात एडमिट की कि एंटी पंजाब सेंटिमेंट हमारे यहाँ हर जगह पाया जाता है, ये उसने ऑन द रिकॉर्ड इंटरव्यू में बोला है। तो ये जो आप चीजें कह रही है ना कि आप क्यों कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? अगर हम तो कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए, हम तो उस आइडिया को पुश करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए, और अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो हमारी गवर्नमेंट बहुत गलत कर रही है। और ये चीज मतलब मेजर साहब ने आपको बताया, और हम ये बहुत सालों से हम ये कहते आ रहे हैं कि इनकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल बने, और वो एक लेजिटिमेट व्यू होगा। और जहां तक बात रही अभी, ये आप कह रहे थे कि बलूचिस्तान में जो है टेररिज्म, बलूचिस्तान में टेररिज्म नहीं है। yes. बलोचों ने किस सिविलियन एरिया पे हमला किया?
क्या बलोचों ने कभी इस्लामाबाद में किसी शॉपिंग मॉल पे हमला किया, कराची के किसी क्लब पे हमला किया? बलोचों ने तो कभी इस तरह के हमले नहीं किए। बलोचों ने अगर हमला किया है तो उन्होंने आर्मी के ऊपर हमला किया है, आर्मी के कॉन्वॉयज पे हमला किया है, उन्होंने कभी सिविलियन आबादी पे कभी हमला नहीं किया, और एक भी रिकॉर्ड नहीं है। जो सबसे बड़ा जो उन्होंने चाइनीज कॉन्सुलेट है कराची में, अगर उसके ऊपर भी उन्होंने हमला किया तो उन्होंने हमला कब किया? जब आपने सीपेक के नाम पे जब आपने उनके लोगों को डिसलोकेट करना शुरू किया, उनके रिसोर्सेज को लूटना शुरू किया, तब उन्होंने चाइनीज के अगेंस्ट पे एक्शन शुरू किया, वरना वो नहीं करते थे। आप मुझे एक इंसिडेंट बता दें कि किसी शॉपिंग मॉल पे हमला किया हो, किसी ताज होटल पे या किसी पटियाला हाउस कोर्ट पे पाकिस्तान में हमला हुआ हो जो बलोचों ने किया हो, तो उसको आप टेररिज्म का नाम ना दे, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं आखिर में जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये अभी बात कर रहे थे फखर साहब कि कश्मीर में जो है कि हमारी यूएन रिजोल्यूशन है और इसको रिजॉल्व होना चाहिए। तो देखिए, यूएन रिजोल्यूशन बहुत सारी चीजों पे है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर और आपके यहाँ पे माइनॉरिटीज का ह्यूमन राइट्स वायलेशन, आपके यहाँ पे नॉन पंजाबीज का ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप अपने पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स काउंसिल की रिपोर्ट्स उठा के पढ़ ले। हर साल 3,500 से ज्यादा हिंदू लड़कियों का फोर्सफुल कन्वर्जन होता है, ये मैं नहीं कहता, पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है। 25,000 बलोच लापता है, ये मैं नहीं कहता, ये आपका पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है। इसके ऊपर ऑर्डर आपके सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए हैं, जिसपे अमल दरामद आपकी फौज नहीं करती। और आपके यहाँ जो जुडिशरी है, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जिसके बेंचेस ISI बनाती है, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि एक दिन आर्मी चीफ को बुला करके खड़ा कर ले। एक आर्मी चीफ को उन्होंने सजा दे दी थी, तो ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको रिजेक्ट कर दिया। कोई ऑर्डर आ जाता है कोर्ट से, तो आपका ISPR उसको ट्वीट करके, एक मेजर जनरल 2 स्टार जनरल उसको ट्वीट करके रिजेक्ट कर देता है। ये आपकी जुडिशरी की हैसियत है। तो आप ह्यूमन राइट्स के बारे में कि हम फेक न्यूज फैला रहे हैं, अरे मेजर साहब 4 साल से ट्विटर पे होंगे, आपके मसले 72 साल पुराने हैं सारे, तो क्या सारे फेक न्यूज से थोड़ी चल रहे हैं? अच्छा, मेरी बात सुने। देखिए, पहली बात तो ये कि जो एक सेकंड फखर, मैं बस एक लाइन बोलूंगी कि जो एयरपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, एयरपोर्ट तो उस वक्त से बंद हुआ है कश्मीर का जब से इंडिया ने वहां पे गड़बड़ शुरू की है। दूसरा, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो अब काफी हद तक कंट्रोल में है, 85% बलोची बिल्कुल आराम से, वो भी इंडियन की ही इन्वॉल्वमेंट थी। और आप जानते हैं, आपका जासूस भी वहां से पकड़ा गया था। और आप लोग मुसलसल, क्योंकि CPAC तो बर्दाश्त हो रहा नहीं है इंडिया से, इंडिया परेशान है कि CPAC बन गया तो पाकिस्तान आगे निकल जाएगा। तो वो जो एक जेलसी है। दूसरा, पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान के लोग हो, सर हमें अगर किसी को चपेड़ लगानी होती है ना, हम सामने आके एक टिका देते। हमारा वो स्टाइल है, हम छुप के वार नहीं करते। इंडिया हमेशा से छुप के वार करता है, अपने जासूस भेजता है और इसका नुकसान करता है। जी फखर। नहीं, मैं एक बार फखर साहब एक मिनट में जवाब दे दूं आपको कि फखर देख मैं एक बार आपको विद योर परमिशन एक मिनट आपको थोड़ा सा आपको बलूचिस्तान पे आप दोनों को बता रहा हूँ। बलूचिस्तान पे मुझे सर मुझे बलूचिस्तान पे सर आप बाद में आप मुझे दे दीजिएगा। मैं एक बात बस कहना चाहता हूँ कि अभी आरजू जी जो कह रही थी कि हम आपके जासूस पकड़ा गया, पहली बात तो आप ये डिसाइड कर लें, मैं आपसे पिछले प्रोग्राम में कहा, आप डिसाइड करें वो जासूस था या टेररिस्ट था। आप पाकिस्तान में आपका आर्मी का जो स्पोक्स पर्सन आता है वो कहता है कि वो टेररिस्ट था, आप आते हैं आप कहते हैं जासूस था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं तो आपको पता ही नहीं होता है कि हम इसको जासूस बोलना है, टेररिस्ट बोलना है। तो आप पहले उसको कुलभूषण का वो डिसाइड करें, हम उस बाद में देखेंगे फिर कि हाँ वो जासूस है टेररिस्ट था। दूसरी चीज आपने जो बोला ना कि ये टेररिस्ट, आपने जो हमको किसी को चपेट लगानी होती है, हम छुप के वार नहीं करते। तो इंडिया में 92 के बॉम्ब ब्लास्ट और आपके मुंबई में 26/11, उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट्स की बॉम्बिंग, इंडिया में जितने टेररिस्ट अटैक हैं, ये सारे मतलब ये सामने आकर के आपने किए हैं। अगर आपकी फौज है, आपने रखी हुई है, आपकी फौज डायपर, आपकी फौज डायपर और कॉर्नफ्लेक्स बनाने में बिजी है, वो क्या किसी को चपेट मारेगी? अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ फखर साहब, अगर मैं आप लोगों को पहले जवाब दे दूं। इन्होंने एक आपने पर बात की कि वहां पे किसी सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं हुआ। मेरे खैबर पुख्तनख्वा के पिछले अगर 1 साल का हम डेटा निकालते हैं, वहां पे माइनिंग का बहुत ज्यादा बिजनेस है, कोल माइनिंग का, ठीक है। उसमें से और ज्यादातर लोग उसमें शांगला के रहने वाले, जो सवात के साथ एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां के लोग और उनकी डेड बॉडीज
उनको मारा जाता है। मजदूर आम लोग होते हैं, उनका कोई वो नहीं होता, जो दिहाड़ीदार ठेकेदारों के साथ काम करने वाले लोग हैं वो। आपने ये बात की। दूसरी बात इन्होंने की कि ताज होटल की तरह का कोई हमला उन्होंने नहीं किया। लास्ट ईयर 2019 अप्रैल में पल कंटिनेंटल होटल गवादर में अटैक हुआ, जिसके अंदर तकरीबन 8 या 9 लोग मारे गए। सुने मेरी बात, ये मैं वो बातें बता रहा हूं जो आपने उसको डिनाई किया, मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूं। फिर आपने बात की कि आप उसके लिए कॉन्सुलेट दे दें या उसका ये कर दे वो कर दें, कि वहां पे बलोच चाह रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पश्तूनों की है। मेजर साहब को भी पता होगा, आपको भी पता होगा, मोर देन 65%। ठीक है, बलूचिस्तान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ये भी अच्छा हुआ कि मैंने पिछले 2 सालों में काफी उनके विजिट्स किए, उन डिस्ट्रिक्ट के जो इंसर्जेंसी है जहां पे। मैं ये नहीं करता कि मैं क्वेटा में फिरा था, मैं चमन में फिरा था, उसकी बिल्कुल मैं बात नहीं करूंगा। वहां पे कोई इंसर्जेंसी नहीं है, वहां पे कारोबार लोग कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। वहां पे भी जाके मेरी जब लोगों से बात हुई, मैं पॉलिटिकल लोगों की भी बात करता हूं और मैं पढ़े लिखे क्लास की बात करता हूं। मैंने इवन गवादर के ओल्ड शहर में मैंने लोगों को इंटरव्यू किया। ओल्ड शहर में 90,000 पॉपुलेशन है वहां पे किसी एक बंदे ने मुझे ये नहीं कहा, बिल्कुल फ्री हैंड थे हमारे साथ। सिर्फ मैं नहीं था कि पाकिस्तानी मीडिया के लोग थे, अल जजीरा के लोग भी थे और भी हमारे साथ काफी सारे लोग थे। किसी एक सिंगल बंदे ने वहां पे ये नहीं कहा था कि यार ये जो सामने प्रोजेक्ट नजर आ रहे हैं सीपेक का या जो गवादर पोर्ट है, इससे हमें कोई परेशानी है। उन्होंने 2 बातें मुझे की, मैं यहां पे भी करता चलूं। एक, उन्होंने कहा कि हमारा फिशरीज का बिजनेस है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ये दूसरी बात उन्होंने की कि हाँ में पानी का इशू है, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका इशू है, इसके ऊपर हमें कर दिया जाए। उसके बाद मैंने ऑपरेशनल जो डायरेक्टर ऑपरेशन है उसके गवादर के, मैंने उसको यकीन करें इंटरव्यू किया। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको भेज भी सकता हूं, आप उसको देख लें। उसने मतलब उसके मैंने डेटा चेक किया, मैंने कहा यार ये भी एक पॉइंट उठाया जाता है कि यहाँ पे नॉन बलोचों को जॉब दी जाती है। अगर मैं खैबर पुख्तनख्वा से हूं, पंजाब, लाहौर, कराची से लोग आके और यहाँ पे जॉब उनको मिल जाती है। उसने कहा कि 460 पीपल दे आर ऑल फ्रॉम बलोच, जो लोग हैं मुख्तलिफ। सबसे ज्यादा तुर्बत के लोग वहां पे काम करते हैं क्योंकि जॉइंट डिस्ट्रिक्ट है गवादर के साथ। गवादर की क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है और शायद एजुकेशन भी इतनी नहीं है, यूनिवर्सिटी वहां पे मतलब कॉलेज लेवल तक है। तुर्बत में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी वहां पे मौजूद है, तो वो लोग वहां पे एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो ये आपका जो पॉइंट है, जो आप ये उठ के ये कह रहे हैं कि हमने अलग बलूचिस्तान बनाना है, जिस तरह आप लोगों ने पुख्तनिस्तान के ऊपर भी बात की थी कि आजाद पुख्तनिस्तान लोग मांग रहे थे, वही वली खान की फैमिली आज यहाँ पे पॉलिटिक्स कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके लोग यहाँ नेशनल असेंबली इस्लामाबाद में भी बैठे होते हैं, खैबर पुख्तनख्वा की जो प्रोविंशियल असेंबली है वहां पे भी, और कराची में भी उनके लोग मौजूद। जी मैं 2-3 बातें कहूंगा। मैंने सुनी फकर साहब की भी बात और वैभव की भी बात सुनी। देखिए ऐसा है मैडम कि पहली बात तो ये कि आपने बोला छुप के वार नहीं करते। एक तो जो टेरर के इंसिडेंट्स हैं वो अलग बात कर, मैं आपके आर्मी को डायरेक्टली बता रहा हूँ। 1947-48 में आपके शाहिद अफरीदी हैं, उन्होंने बड़े फख्र के साथ बोला था कि मेरे जो उनके दादाजी थे शाहिद अफरीदी, आपके जो मशहूर क्रिकेटर